दोस्तों नमस्कार। देश के विमर्श में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं अमृतकाल का लोकतंत्र का कैसा स्वरूप होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको लोकसभा चुनाव 2024 का पहला परिणाम आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहला परिणाम आया है गुजरात से, और गुजरात से वो भी परिणाम ऐसा परिणाम आया है जो लाजवाब है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और आप देखिए उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। दोस्तों ये घटना आपके लिए एक सामान्य न्यूज हो सकती है, लेकिन ये इस देश में जो कोई भी इस देश के लोकतंत्र को देखना चाहता है, इस देश में लोकतंत्र देखना चाहता है, और जो कोई भी इस देश के संविधान से प्यार करता है, और अगर वो इस घटनाक्रम की बारीकी को समझ ले तो ये बहुत डरावनी सूचना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मैंने इस खबर के अलग अलग पहलुओं को जानने के पश्चात रात भर सही से नींद नहीं आई है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप एक पूरे पहलुओं को जानिए। जो मैंने अलग अलग मीडिया सूत्रों से जो तथ्य मेरे साथ सामने आए, हमारी पूरी टीम के सामने आए, उनको हम आपसे साझा करना चाहेंगे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। पूरा घटनाक्रम क्या है ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पूरा घटनाक्रम को समझे तो ये हम थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आप चुनाव हो रहे हैं गुजरात के सूरत में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन करते हैं मुकेश दलाल जी, जो बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल जी के बहुत नज़दीकी हैं। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है नीलेश कुंभानी जी को, जो कि पहले विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं और यूथ कांग्रेस NSUI से लेके एक अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं। और इन एक डमी कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस के एक और कैंडिडेट का नॉमिनेशन करवाया जाता है, जिनका नाम है सुरेश पड़साल। इसके अलावा BSP से प्यारे लाल जी ने नॉमिनेशन किया। 4 और उम्मीदवार जो अन्य पार्टी, जो गुजरात की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे सरदार पटेल पार्टी है एक, उनसे या अन्य सिंबल पे लड़ते हैं। 4 स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं। इस तरह से सूरत लोकसभा के लिए कुल 11 नॉमिनेशन होते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ नीलेश कुंभानी जी जो है, उनके 3 प्रस्तावक जो है वो बनते हैं। जगदी सवालिया जो उनकी जीजा है, ध्रुवीन धामोलिया जी जो उनके भतीजे हैं, किनके, नीलेश कुंभानी जी के, और रमेश पोलरा जी जो कि उनके बिजनेस पार्टनर हैं। इसी तरह सुरेश पड़साल जी की जो प्रस्तावक है वो है भौतिक कोलड़िया जी, जो कि नीलेश कुंभानी जी के क्या है, भांजे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कहानी किस तरह से होती है। 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स मेयर होते हैं, डिप्टी मेयर, वो इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत भेजते हैं कि इनकी जो प्रस्तावकों के हस्ताक्षर है वो फर्जी है। लेकिन इससे पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि जो नीलेश कुंभानी जी ने नॉमिनेशन किया वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बड़े हुजूम के साथ, रैली के साथ में किया। और आप सब इसे उनके फेसबुक और ट्विटर पेज पे जाके देखेगा। हमने पड़ताल की है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम सब चीज़ें आपको दिखा नहीं रहे। ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें होती है। अब आप देखेंगे, मैंने कहा 20 अप्रैल को 21 अप्रैल तक का समय दिया जाता है, और निर्वाचन अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके समक्ष ये चारों के चारों प्रस्तावक जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन अपना एक हल्फनामा भेजते हैं कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी हैं। कहाँ गए, कहाँ छुपे, किस हालत में हुए, क्या हुआ, कोई नहीं पता। और अगले दिन इन दोनों के जो नॉमिनेशन है उनको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा घटनाक्रम होता है, और बड़ा घटनाक्रम यह होता है कि जो 8 अन्य लोगों ने नॉमिनेशन किया था उन्होंने भी फॉर्म वापस ले लेते हैं। और इस तरह से मुकेश दलाल, दलाल सरनेम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुकेश दलाल जी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात आपको लग सकती है, लेकिन जब हमने मीडिया सूत्रों से पता किया तो इनके पीछे की कुछ कहानियां जो आई है वो थोड़ी डराने वाली है। सूत्रों से पता चला है कि नीलेश कुंभानी जी जो थे
वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ मैनेज कर लिए गए थे और उन्होंने अपने प्रस्तावक जानबूझ के अपने रिश्तेदार या अपने बिजनेस पार्टनर को रखा। सामान्यतः जो प्रस्तावक होते हैं वो कोई कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन ये एक जानबूझ के एक मैच फिक्स करने की कोशिश की गई और इन प्रस्तावकों को फिर बिल्कुल मैच फिक्सिंग की तरह गायब कर दिया गया। कहाँ है आज तक भी ये, क्यों ऐसा दिया? और सबसे बड़ा सवाल या निशान इस बात का भी है कि आपने इनके हस्ताक्षर को तो फर्जी मान लिया गया, लेकिन इनका जो हलफनामा पेश किया गया, जो उन्होंने गैर अनुपस्थिति में पेश किया गया, उस पर हस्ताक्षर सही है या गलत है, इस बात की बिना जांच किए हुए, कोई बिना आगे अनुसंधान किए हुए नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। कहानी इतनी नहीं है। जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था तो बीएसपी के जो प्यारे लाल जी थे, उनको पता लगता है कि इस तरह से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो वहाँ से जा कर के किसी फार्म हाउस पे छुप जाते हैं। जो मीडिया सूत्रों से पता लगा वो बहुत ही डरावना सच है, और वो यह है कि गुजरात की क्राइम ब्रांच की पुलिस इनके बीएसपी के प्यारे लाल जी के और अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको खोज करके लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। फार्म हाउस से क्राइम ब्रांच इन्हें लेके आती है और इन सबको 5 स्टार होटल सूरत की ली मेरेडियन में लाया जाता है और वहाँ उनके भीतर बीच में क्या बात होती है, आप अगर राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हो तो निश्चित तौर पर ही आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या कुछ हुआ होगा, और जो कुछ भी हुआ होगा वो आपको और मेरे को क्या स्वीकार्य हो सकता है क्या? ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये सारा घटनाक्रम मैं मीडिया सूत्रों से बता रहा हूँ और फाइनली ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, ये एक आपके लिए न्यूज हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आपने देखा होगा ये इसी तरह का बिल्कुल आज से ठीक 2 महीने पहले इस तरह की तस्वीरों ने आप सब लोगों को डराया होगा। ये था चंडीगढ़ का चुनाव, जो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था, और वहाँ किस तरह से जो अनिल मसीह जो था वो हाँ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की जैसा है और इसे हम नहीं होने देंगे। थोड़ा घटनाक्रम और बताता हूँ इसमें। इसी में चंडीगढ़ वाले में हुआ क्या था कि वहाँ के हाई कोर्ट ने रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था, स्टे भी नहीं दिया था इस पे। आप सोच सकते हो कि इस देश के भीतर हो क्या रहा है। ये आप इस सारी चीज़ों से थोड़ा धीरे धीरे हम सब लोग इसके आदी हो गए हैं और धीरे धीरे ऐसे लगता है कि अब ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात हो गई है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। किम जोंग उन जो उत्तरी कोरिया का शासक है। मैं थोड़ा ये इसलिए कह रहा हूँ, आज के 8-10 साल पहले से एक खेल शुरू हुआ मीडिया में। खेल ये शुरू हुआ कि रात के 9-10 बजे 11 बजे जब आप टीवी ऑन करो तो किम जोंग उन का चेहरा और उनकी करतूतें बहुत रोचक तरीके से दिखाई जाती थी, अभी भी दिखाई जाती है। इसी तरह से जो रसिया का व्लादिमीर पुतिन या फिर जो पाकिस्तान की जो तानाशाह शासक हुए उनकी स्टोरियां दिखाई जाती थी। आप कहेंगे कि ये बड़ा इसमें सामान्य बात है, और आपने देखा होगा उस समय बच्चे बहुत रोचक तरीके से इसको देखते थे और इसे इंटरेस्ट भी, क्योंकि इतना रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। होता क्या है मैं मित्रों वो बताता हूँ। होता यह है कि सबसे पहले अगर किसी देश या राष्ट्र को गुलाम बनाना हो तो वहाँ की प्रजा की जो मानसिकता है उस मानसिकता को गुलामी के लिए स्वीकार्यता प्रदान करने की एक स्वीकारोक्ति प्रदान करने की एक मेंटलिटी तैयार की जाती है। और ये तब होता है जब वहाँ की प्रजा को डिक्टेटरशिप या तानाशाह जो है वो अच्छे लगने लग जाए।
इस तरह का प्रयास भारत में एक लंबे समय से मीडिया और सरकारों के गठबंधन और गठजोड़ों से ये चला आ रहा था। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इस देश के भीतर लोकतंत्र का खुलेआम गला घोटा जा रहा है, हत्या हो रही है और भारत की जनता चुपचाप ये खेल देख रही है। मैं हो सकता है कि आज पहला कोई वीडियो होगा जिसमें थोड़ा आवेशित और आक्रोशित हूँ, लेकिन अगर आप भारत के संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, इस देश में कैसे लोकतंत्र आया और लोकतंत्र और तानाशाह के बीच के अंतर को समझते हो तो निश्चित तौर पर ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये स्थितियां हैं। कहने को मित्रों, ये जो चुनाव 2024 का हो रहा है, वो चुनाव के लिए एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और अन्य कुछ स्वतंत्र दलों के बीच में एक चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव तब होता है जब नंबर 1 लेवल प्लेइंग हो, नंबर 2 निष्पक्ष हो और नंबर 3 निर्भय हो, बिल्कुल उसमें भय मुक्त होना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें भारतीय लोकतंत्र से ऐसा लग रहा है कि जैसे गायब होती जा रही है। पहली चीज़, लेवल प्लेइंग का मतलब होता है कि बराबर का मैदान हो। ऐसा लग रहा है वर्तमान हालातों में कि कोई दौड़ शुरू हो रही है, उससे पहले ही जो अन्य धावक है या तो वो आ ही नहीं रहे या वापस उल्टे पांव भग रहे हैं, या जो दौड़ने वाला दौड़ रहा है उससे अलग दिशाओं में दौड़ना शुरू कर देता है या कहता है मैं आपको समर्पित कर दिया, जो हुक्म आका, जो आप कहते हो वैसा हम करेंगे। और ऐसा नहीं होता है कि कोई देवतुल्य शक्ति से आकर्षित होकर के ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। ये सब चीज या तो बड़े लालच से या बड़े डर से होती है। ऐसा लग रहा है एक तरफ एक बड़ी ताकत जिसके साथ बहुत सारी संस्थाएं और उसके भीतर रेफरी जो होता है, रेफरी में ये कहता हूँ कि कोई भी खेल के भीतर एक दोनों टीमों के कैप्टन होते हैं, रेफरी जो मैच करवा रहा होता है। हमारे यहाँ रेफरी की भूमिका आप समझ सकते हो कौन है। जो रेफरी है वो रेफरी भी अगर पक्षपात करने लग जाए तो निश्चित तौर पर ही जो लड़ रहे हैं दूसरा पक्ष, उसका मनोबल वैसे ही कमजोर हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का खेल हो रहा है। यहाँ कुछ लोग खुश हो सकते हैं इस बात के लिए कि मुझे क्या, हमारे को क्या, हम तो इस फला पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन अगर कोई देश बर्बाद होता है तो उसका परिणाम उस देश के सब नागरिकों को मिलता है, चाहे वो समर्थक हो और चाहे वो उस समय उस संघर्ष का हिस्सा रहा हो। आज की स्थितियों में मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कुछ लोगों के लिए। मैं मेरी बात को नवाज देवबंदी की इन उक्तियों के साथ ख़त्म करता हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, आपका नंबर अगला है। तो अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार।